नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। आज लोकसभा चुनाव और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे वहां के नतीजे सामने आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई तमाम जो खबरें हैं, तमाम जो आंकड़े हैं, कहां पर किस तरह के नतीजे रहे, ये हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। लगातार तीसरी बार एनडीए की जीत पर बीजेपी मुख्यालय में जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा 6 दशक बाद मतदाताओं ने रचा इतिहास। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का लिखेगा नया अध्याय। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने पर होगा खास जोर। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के लिए भी प्रधानमंत्री ने जनता का जताया आभार। कहा महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर पहली बार बनेगी भाजपा सरकार। राज्यों के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी केंद्र सरकार। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए देश ने एनडीए को दिया जनादेश। 290 से अधिक सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई जीत की हैट्रिक। 230 से ज्यादा सीटों पर आगे है विपक्षी गठबंधन। अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग सिंह ठाकुर, प्रहलाद जोशी और किरण रिजिजू समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को मिली जीत, लेकिन स्मृति ईरानी को अमेठी से मिली शिकस्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रायबरेली और वायनाड में सफलता। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, त्रिपुरा में बीजेपी का क्लीन स्वीप। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी शानदार प्रदर्शन। बिहार, झारखंड में एनडीए ने दिखाया दम। दक्षिण भारत में भी दिखा एनडीए का दबदबा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बढ़त। भाजपा ने केरल में पहली बार खोला खाता। त्रिशूर से सुरेश गोपी जीते। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी को पीढ़ियों के संघर्ष के बाद केरल में मिली सफलता। चुनाव में कई राज्यों में दिखा बड़ा उलटफेर। यूपी में सपा कांग्रेस तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का शानदार प्रदर्शन। राजस्थान और हरियाणा में कांग्रेस ने आंकड़ों में किया सुधार। लोकसभा चुनाव नतीजों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया जनता की जीत। कहा विनम्रता से जनमत को करते हैं स्वीकार। राहुल गांधी ने कहा कल होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। ओडिशा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए का लहराया परचम। भाजपा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव में हासिल किया स्पष्ट बहुमत। आंध्र प्रदेश में एनडीए की धमाकेदार जीत। पीएम मोदी ने दी बधाई। लोकसभा चुनाव में एनडीए की लगातार तीसरी जीत पर विदेशी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। मॉरिशस, नेपाल और भूटान के प्रधानमंत्रियों और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं। द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती की जताई उम्मीद। और आइए अब विस्तार से हम आपको बताते हैं कि किस तरह की जो खबरें हैं दिन भर रही। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए को बड़ा जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। पीएम का मुख्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। हजारों कार्यकर्ताओं ने पीएम का दिल खोलकर अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी पर फूलों की बरसात कर दी। पीएम ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। पीएम ने भाजपा मुख्यालय में जीत का जश्न मनाने के लिए जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने एनडीए की लगातार तीसरी जीत को देश की जीत बताया। पीएम ने कहा कि ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है और ये भारतीय संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। आज की ये विजय
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए को लगातार तीसरी बार जनादेश देकर 6 दशक बाद मतदाताओं ने इतिहास रचा है। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को, एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूट रिश्ता, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। आपका आशीर्वाद नए उत्साह, नए उमंग के साथ काम करने की हमारी ऊर्जा है। पीएम ने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में देश के लिए और तेजी से काम करने का संकल्प जताया। पीएम ने कहा कि सभी के विकास के लिए सरकार तेजी से प्रयास करेगी। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी माताजी के निधन के बाद ये उनका पहला चुनाव रहा। पीएम ने कहा कि देश के कोने कोने में माताओं बहनों ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं बहनों बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं बहनों बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया।
और ये आंकड़ों में नहीं दिख सकता है। देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है, ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली शानदार सफलता पर खुशी जताई। पीएम ने ओडिशा और केरल में भाजपा के बेहतरीन प्रदर्शन का भी जिक्र किया। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार पर वार को पीएम ने बहुत अहम बताया। पीएम ने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में हर तरह के भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी दोहराया। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव की विशाल प्रक्रिया को सफलता से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की सराहना की। पीएम ने चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले सभी दलों और उम्मीदवारों का भी आभार जताया। पीएम ने जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान का खास तौर पर जिक्र किया। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं।
और जो परिणाम आया है और प्रधानमंत्री ने जो एक दिशा दी है कि जो अगली सरकार उनकी होगी, क्या कुछ उसके आयाम होंगे, उसको लेकर के हमारे साथ दो विशेष मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मदन मोहन जैड़ा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रोशन गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम मदन मोहन जैड़ा के पास चलेंगे। जैड़ा जी, अभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। उन्होंने एक जो आगे की रूपरेखा है, आगे जो उनकी अगली सरकार होगी उसमें किस तरह के आयाम उनकी सरकार के सामने होंगे, उसको उन्होंने सामने रखा है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन है उसमें स्पष्ट है कि उनके आगे के इरादे क्या हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, चुनाव के दौरान भी उन्होंने ये बात कही थी कि पहली जब सरकार उनके आई थी तो पहला उन्होंने जो पार्टी के वादे थे उनको पूरा करने में लगाया। दूसरी जब उनकी सरकार बनी, जब दूसरा कार्यकाल उनका आया था, तो उसमें उन्होंने जो जनता की आकांक्षाएं थी, जो जनता की जरूरी चीजें थी, उन पर ज्यादा फोकस किया था। और तीसरे कार्यकाल में उनका रुख साफ है कि वो देश को आगे ले जाएंगे, एक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके खिलाफ वो तीसरे कार्यकाल में बड़े पैमाने पे कार्रवाई करने जा रहे हैं, एक बड़े कदम उठाने जा रहे हैं। हालांकि वो कदम क्या होंगे वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जिस प्रकार से जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार को स्पष्ट बहुमत के साथ चुना है, उससे वो काफी उत्साहित हैं और आगे की तैयारियां शुरू हो गई। कल ही कैबिनेट की बैठक भी होनी है, तो मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण समारोह अगले कुछ दिनों में होगा। इसके साथ ही उन्होंने अपना रोड मैप साफ कर दिया है। जैसा हम ये भी जानते हैं कि 100 दिन का जो एजेंडा था वो चुनाव होने से पहले ही मंत्रियों से मांग लिया गया था। मुझे लगता है कि अब इस पे वक्त काम करने का वक्त आ गया है और अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि इस पे जमीनी स्तर पर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, रोशन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन जी, 10 साल का जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, उसको वो अब आगे बढ़ाएंगे। एक रोड मैप भी उन्होंने आज जब वो संबोधित कर रहे थे बीजेपी मुख्यालय में, वहाँ पर एक रोड मैप भी उन्होंने सामने रखा है। क्या कुछ कहेंगे? अब जो उनका अगला कार्यकाल होगा वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, उन्होंने दो बातें तो स्पष्ट कही। एक तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे, एक जो उनका मेन फोकस रहा, इस चुनाव का भी मेन फोकस था। दूसरा, उन्होंने कहा कि विकास के लिए ये मोदी की गारंटी है, यानी जो 10 सालों से जिस काम को कर रहे हैं उस काम को आगे ले जाना और उसी स्पीड से ले जाना, बल्कि उससे दुगनी स्पीड। ठीक है, रोशन जी, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आपके एंड पे है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है आपकी आवाज? तो उन्होंने 7 मीटिंगें एक दिन में ली थी और उन 7 मीटिंगों में एक मीटिंग उनकी 100 दिन के एजेंडे को लेकर भी थी कि 100 दिन में हमें क्या करना है, क्योंकि शपथ ग्रहण ठीक है रोशन जी, अभी हम आपके पास आएंगे। इसके बाद मदन मोहन जैड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन मोहन जी, क्योंकि इस बार जो सरकार बनेगी वो एनडीए की सरकार, जो बड़े निर्णय कौन से होंगे ये मुझे लगता है कि हमें शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार करना चाहिए और निश्चित तौर पर उनके बड़े निर्णय होंगे, क्योंकि वो बड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। तो 100 दिन के जो एजेंडा होगा वो वाकई इतने बड़े होंगे। उन्होंने कहा कि भूचाल तक आ जाएगा, मतलब इतने बड़े निर्णय लेने वाले हैं कि जो टारगेट है कि 2047 तक इस देश को डेवलप कंट्री यानी विकसित भारत बनाना है, उस दिशा में बड़े निर्णय होंगे। और उसका उन्होंने आज जो अपने संबोधन में कहा उसका एक उन्होंने एग्जाम्पल दिए, एक उन्होंने उसकी बानगी दी और उसका एक छोटा सा उन्होंने रोड मैप हमारे सामने रखा। ठीक है, मदन मोहन जैड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैड़ा जी, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार जिस तरह के निर्णय लेने के लिए जानी जाती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के संबंध में उन्होंने निर्णय लिया हो या उसके अलावा कई अन्य निर्णय उन्होंने लिए हों, इस बार अब जिस तरह की सरकार बन रही है, क्योंकि बीजेपी के साथ टीडीपी, जेडीयू और दूसरे दल भी शामिल हैं, एनडीए की ये सरकार है, तो इसको लेकर के लोगों के जहन में कहीं ना कहीं एक सवाल ये उठ रहा है, क्या प्रधानमंत्री की जो सरकार होगी वो पहले की तरह कठोर निर्णय ले पाएगी इस बार? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? नहीं, मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूर है कि कुछ विस्तृत सरकार जब बनती है कि उसकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं,
लेकिन बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो ये एनडीए का अलायंस है चुनाव से पहले का बना हुआ है। इसमें जो दल साथ में है वो बीजेपी की विचारधारा को समझते हैं और उससे पहले से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई ऐसा डिसीजन होगा, ठीक है, इसमें क्या डिसीजन होगा, जो डिसीजन होंगे वो जनता की भलाई के लिए होंगे, वो देश की भलाई के लिए होंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई दल ऐसे निर्णयों का विरोध करेगा जो एनडीए का घटक है? क्या किसी ऐसे निर्णय का विरोध करेगा जो देश के भलाई के लिए हो या जो एक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हो? कभी नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि जो अच्छे फैसले हैं, जो देश हित के फैसले हैं, कोई भी घटक दल उसका विरोध नहीं करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये जरूर है कि थोड़ा जो फैसले होंगे सामूहिक चर्चा के बाद, सामूहिक बातचीत के बाद वो फैसले होंगे, लेकिन कहीं कोई रुकावट आएगी सरकार के कार्यकाल में, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है रोशन जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है। ठीक है रोशन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार को लेकर के हमने जिस तरह से देखा, जो मोदी सरकार है या 10 साल का प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यकाल रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर के बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति रही है। और आज प्रधानमंत्री ने एक बार फिर संकेत दिया है कि भ्रष्टाचार को लेकर के आगे भी लड़ाई जो सरकार की है वो जारी रहेगी। इस जो प्रधानमंत्री का आज का ये वक्तव्य है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? रोशन जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार पे उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है वो हमने अभी देखा। और दो मुख्यमंत्री, यानी एक झारखंड के मुख्यमंत्री, हालांकि उन्होंने अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दे दिया था, और दूसरे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, तो लोगों ने इस पे बड़ी आलोचना भी की कि सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया है। तो उनका स्टैंड इसमें क्लियर था कि कोई भी हो, कोई व्यक्ति किसी भी पद पर बैठे, अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो वो जो उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है कि किसी से मुरब्बत नहीं करनी है, किसी से भेदभाव नहीं करना है। अगर भ्रष्टाचार किया है, और ऐसे हमने चुनाव के दौरान भी देखा, पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव के दौरान ईडी ने छापेमारी की और लोगों से नगदी हासिल की, और चुनाव आयोग ने करीबन 11,000 करोड़ रुपए नगद पकड़े। तो ये भ्रष्टाचार के प्रति जो मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसी नीति का ये परिणाम है। और मुझे लगता है कि ये लोगों में भय भी है इस बात का, जो तीसरी बार सरकार आ रही है, और उनको लग रहा था कि शायद तीसरी बार सरकार ना आए, जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपना अभियान चलाया था, लेकिन ये तीसरी बार आ रही है, तो जरूर उन लोगों के मन में भय होगा कि अब जहां जहां उन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो पकड़े जाएंगे। क्योंकि आज उनका पहला संबोधन था, और पहले संबोधन में उन्होंने कह दिया। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत आपके एंड पे है, तो लगातार हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। मदन मोहन जैड़ा हमारे साथ। मुझे लगता है इस बारे में बहुत क्लियर उनकी नीति है, और उसमें वो छोड़ने वाले नहीं है। चाहे वो कितना ही बड़ा किसी भी लेवल का नेता हो, चाहे अधिकारी हो, उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मदन मोहन जैड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन जी, ये जो पूरा चुनाव प्रचार जब शुरू हुआ था, 400 पार की बात उस वक्त कही गई थी, और उसके बाद जब आप आज रिजल्ट आया है, तो जो रिजल्ट के बाद एक बात विपक्षी दलों की ओर से जो लगातार उठाई जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाना और साथ ही साथ 10 साल तक अच्छी सरकार देना, किसी तरह का कोई दाग ना होना, ये कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, तीसरी बार सरकार चलाना कोई ऐसा, उसमें कोई बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो लक्ष्य रखा हुआ है, उस लक्ष्य बड़ा है। निश्चित रूप से अगर वो कहते हैं कि हमें अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो मुझे लगता है कि बड़ा लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिए एक पहले दिन से ही सरकार को काम करना पड़ेगा। और उस काम को करने में, जैसे हमने कहा, पहले भी हमने जिक्र किया कि इस समय सरकार मिश्रित सरकार है, एक गठबंधन की सरकार है, तो हमें सारे बीजेपी को, सारे सहयोगी दलों को साथ लेते हुए आगे बढ़ना होगा। तो मुझे लगता है कि रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन लक्ष्य बड़ा जरूर है। लेकिन अगर पहले दिन से सरकार मेहनत करे, और जिस प्रकार एक मोदी की गारंटी पे लोगों ने भरोसा किया है, तो मुझे लगता है कि उसका असर भी आने वाले समय में दिखेगा, और वो अपनी गारंटी को पूरा भी करेंगे। शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम दर्शकों को आगे लिए चलेंगे और आगे की खबरें हम दर्शकों के सामने रखेंगे। नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय पर हुए समारोह में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ताओं का आभार जताया है।
उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों के अथक प्रयास का परिणाम साकार हुआ है। आज सभी एनडीए के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने अथक प्रयास के साथ पीछे कई महीनों से अथक प्रयास किया और एनडीए को जो जीत दिलाई है, उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कार्यकर्ताओं का और साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के तमाम मतदाताओं का भी आभार जताया, जिन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर अपना आशीर्वाद दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के करोड़ों हमारे देशवासियों को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक घड़ी के चश्मदीद गवाह बनने का हम सबको सौभाग्य दिया, ऐसे हमारे मतदाता बंधु, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे करोड़ों करोड़ों देशवासियों को मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिले जनादेश पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एनडीए की विजय देश के लिए अपना जीवन खपा देने वाले नेता श्री नरेंद्र मोदी जी में जन जन के अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। ये मोदी जी के विकसित भारत के विजन पर जनता जनार्दन का विश्वास मत है। ये जन आशीर्वाद मोदी जी के बीते एक दशक के गरीब कल्याण, विरासतों के पुनरुत्थान, महिलाओं के स्वाभिमान व किसान कल्याण के कार्यों की सफलता का आशीष है। नया भारत इस जनादेश के साथ विकास यात्रा को और गति और शक्ति देने के लिए तैयार है। एनडीए की ये जीत बीते 10 सालों में मोदी जी ने जिस तरह देश के गरीबों, महिलाओं, पिछड़ों, वंचितों और युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए पुरुषार्थ किया है, उसके लिए जनता का आशीर्वाद है। इस जीत के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। ये विजय मोदी जी की उस अविराम साधना का प्रतिफल है जो किसी भी कीमत पर रुकना नहीं जानती है। बीते 23 सालों के सार्वजनिक जीवन में बिना एक दिन भी छुट्टी लिए, बिना अपनी परवाह किए दिन रात केवल देश और देशवासियों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहने के मोदी जी के मैराथन प्रयास की ये जीत है। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशों से बधाई मिलनी शुरू हो गई है। मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जुगनाथ ने अपने बधाई संदेश में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए आपकी प्रशंसनीय जीत पर बधाई। आपके नेतृत्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र उल्लेखनीय प्रगति हासिल करना जारी रखेगा। मॉरिशस भारत विशेष संबंध अमर रहें। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, दुनिया के सबसे बड़े चुनावों में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के लिए मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए को बधाई। जैसा कि वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, मैं दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए की लगातार तीसरी बार चुनावी सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सफल समापन और भारत के लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी पर खुशी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने एनडीए की जीत पर भाजपा और एनडीए को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बधाई संदेश में लिखा, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए को उसकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि में भारतीय लोगों के विश्वास को दर्शाती है। निकटतम पड़ोसी के रूप में श्रीलंका भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर है।
मालदीव में विपक्ष के नेता एमडीपी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने चुनाव में जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने पर बधाई। आपके नेतृत्व में भारत ने मालदीव और इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में उल्लेखनीय बेहतरी की है। मुझे विश्वास है कि आप इन सफलताओं को और बेहतर बनाने के लिए और अधिक सहयोग की दिशा में काम करेंगे। मैं भारत के लोगों और संस्थानों की भी लोकतंत्र के प्रति उनकी दृढ़ता और प्रतिबद्धता के लिए सराहना करता हूं। दक्षिण भारत में भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में अपने पहले प्रदर्शन को सुधारा है। दक्षिण में जहां भाजपा ने अपना विस्तार किया है, उसने अपने सहयोगी दलों को भी जीत दिलाई है। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी एनडीए ने जीता है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। इस बार एनडीए और इंडी गठबंधन ने अपना पूरा जोर दक्षिण की सीटों को जीतने में लगाया था। पिछली बार भाजपा इन 5 राज्यों में कर्नाटक और तेलंगाना में ही 29 सीटों पर जीती थी, जबकि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया था। इसी का परिणाम है कि इस बार भाजपा ने दक्षिण के 4 राज्यों में सीटों को जीतने के साथ ही अपने सहयोगियों को भी जितवाया है और तमिलनाडु में अपना वोट प्रतिशत भी दहाई के ऊपर पहुंचाया है। आंध्र प्रदेश में एनडीए न केवल लोकसभा की 25 सीटों में से 21 सीटें जीतने में कामयाब रही, बल्कि राज्य विधानसभा में भी जबरदस्त जीत दर्ज की है। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, तो एनडीए में भाजपा के साथ टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी शामिल रही। आंध्र प्रदेश में एनडीए ने विधानसभा और लोकसभा में जबरदस्त जीत दर्ज की है। 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा। जो हम एक्सपेक्टेशन किया था, जो प्रचार प्रसार में हम आगे थे। तेलंगाना में कांग्रेस, भाजपा और बीआरएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, जहां भाजपा और कांग्रेस 8-8 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि बीआरएस राज्य में खाता भी नहीं खोल पाई। हैदराबाद की सीट एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जीत गए। उनका मुकाबला भाजपा की माधवी लता से था। कर्नाटक में एनडीए और कांग्रेस के बीच मुकाबला था। यहाँ बीते कुछ महीने पहले ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा और जेडीएस गठबंधन राज्य की 28 में से 21 सीटें जीतने में कामयाब रहा। कांग्रेस यहाँ 9 सीट जीत पाई है, जो पिछले लोकसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन रहा। Last 4 elections they have supported, and in 5th election also I have been blessed continuously, and also our entire party cadre, our leaders, all of them, they have worked tirelessly. This election marks an irreversible trend in India's politics, where India has firmly and irreversibly chosen development and performance-based politics, delivery-based politics, welfare-based politics over communal, casteist and corrupt parties. केरल की 20 सीटों के लिए इस बार जबरदस्त मुकाबला हुआ। कांग्रेस की यूडीएफ, वाम मोर्चे की एलडीएफ और भाजपा के बीच हुए त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल करते हुए राज्य की 18 सीटें जीतने में कामयाबी पाई। वहीं राज्य में सत्तारूढ़ वामपंथी मोर्चा सिर्फ 1 सीट पर सिमट गया, तो भाजपा ने केरल में पहली बार कमल खिला दिया। बीजेपी के सुरेश गोपी ने त्रिशूर में 74,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। It's definitely blessings from my grandparents who worked up to having the Janasangh during 30s. They were working then. And the kind of pains and travels that they had to go through, all that is getting paid now. It's a tribute to them as well. The campaign of the opposing party and the opposing candidates, which was certainly full of lies and certainly full of negativity, prevailed over a few voters. But regardless, we look at this as a record performance for the BJP in Tirunelveli.
तमिलनाडु में इंडी गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए राज्य की लगभग सारी सीटें जीत ली हैं। भाजपा राज्य में सीट जीतने में तो कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन अपना वोट शेयर 11% से ऊपर ले जाने में कामयाब रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव के नतीजों में कई राज्यों में बड़ा उलटफेर दिखा। जहां विपक्षी गठबंधन ने एनडीए के सामने कड़ी चुनौती पेश की। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की, तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। राजस्थान और हरियाणा में भी कांग्रेस ने आंकड़ों में सुधार किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन बीते 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस ने इस बार कई राज्यों में जोरदार लड़ाई पेश की। साथ ही अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए सीटों के आंकड़े को दोगुना करने में भी कामयाब रही। चुनाव से पहले बने इंडी गठबंधन ने खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान में शानदार प्रदर्शन किया। फिर भी इंडी गठबंधन बहुमत के आंकड़े से दूर रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव नतीजों को जनता की जीत बताया और कांग्रेस की मजबूत स्थिति के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को श्रेय दिया। राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूँगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बुधवार को इंडी गठबंधन की दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। इंडी गठबंधन के घटक दल सपा और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर कर दिया। उत्तर प्रदेश की सीटों पर अखिलेश यादव के पीडीए नारे का असर साफ नजर आया। महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन शानदार रहा, तो वहीं पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में इंडी गठबंधन से अलग लड़ी टीएमसी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव नतीजों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये जीत किसानों और महिलाओं की जीत है। जो जगह में हम जीता उसमें हम जनता को कहेंगे दे आर द मैन ऑफ द मैच। ए जॉय, ए विक्ट्री इंडिया का है, ए विक्ट्री हमारा देश का है, ए विक्ट्री हमारा माँ बहन का है, ए विक्ट्री हमारा किसान का है। विचार की वो लड़ाई थी, लोगों को मालूम था भाजपा के विरोध में हम लड़ रहे हैं। पवार साहब ने किया हुआ काम, सुप्रिया ताई ने किया हुआ काम, वहाँ पे जो सब महाविकास आघाड़ी से कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नागरिक, इन सब के कारण सुप्रिया ताई का विजय हुआ है। पश्चिम बंगाल और पंजाब में इंडी गठबंधन के दल अलग अलग लड़े। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेली लड़ी। इसी तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आए, लेकिन नतीजों में इंडी गठबंधन के दलों का प्रदर्शन शानदार रहा। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विपक्षी गठबंधन कोई खास कमाल नहीं कर सका। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज ओडिशा में विधानसभा चुनाव के भी नतीजों में भी भाजपा का शानदार प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि राज्य की जनता बदलाव और विकास की बयार चाहती है। अब मिले जनादेश से साफ है कि ओडिशा में भाजपा सरकार बनाएगी। वहीं जिस तरह 2 दशक से ज़्यादा सत्ता पर काबिज बीजेडी को जनता ने सत्ता से बेदखल किया है, उससे साफ है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। ओडिशा में भाजपा के खेमे में जहां जश्न का माहौल है, वहीं पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से राज्य की सत्ता पर आसीन बीजेडी के दफ्तर के बाहर सन्नाटा पसरा है। तस्वीरों से साफ है कि ओडिशा में जनता का विश्वास किसके साथ है। ओडिशा में अपने किले को बचाने में असफल रही बीजेडी को बड़ा झटका लगा है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन से ये साफ है कि ओडिशा में केंद्र सरकार की योजनाओं और पीएम की छवि का खासा असर रहा। वहीं ओडिशा में बीजेपी की जीत के पीछे प्रधानमंत्री की धुआंधार रैलियों को बड़ी वजह माना जा रहा है। रैलियों के दौरान पीएम ने कई बार पहले भी बीजेडी को सत्ता से बेदखल करने की बात दोहराई थी, जो अब हकीकत में बदलती नजर आई है। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। वहीं 2.5 दशक के बाद बीजेडी को सत्ता से बेदखल करने के बाद ओडिशा में भाजपा के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ की चरण पे नतमस्तक होके इस प्रकार की आशीर्वाद को बड़े भावुकता के साथ स्वीकार करता हूं। ये आस्था, ये विश्वास 4.5 करोड़ ओडिया लोगों की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व पे है, उनकी बातों पे है। उन्होंने खुद सामने से उड़ीसा की जनता को निवेदन किया था, अब एक बार हमें सेवा का अवसर दीजिए, हम उड़ीसा को देश की 1 नंबर राज्य करके स्थापित करेंगे। हम लोग इलेक्शन से पहले ही जान गए थे कि उड़ीसा का मूड परिवर्तन के लिए जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आस्था, विश्वास लोगों का है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब आके इलेक्शन रैलीज में यहाँ पर सरकार होगा जो बोल दिए थे, तो उसमें प्रधानमंत्री जी के लिए भी बहुत आस्था है उड़ीसा वासी के लिए, तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी जान लगा के उड़ीसा में काम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उड़ीसा आना, केंद्र का बहुत सारा नेता का उड़ीसा आना, उड़ीसा के नेताओं का हर एरिया को दौरा करना आज ये रंग लाने की स्थिति में आके पहुंचा हुआ है। ओडिशा में 20 साल से ज्यादा सत्ता में काबिज नवीन पटनायक के हाथ से जिस तरह से सत्ता खिसकी है, उससे ये साफ है कि लोकतंत्र में असली निर्णय जनता ही करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में भी एनडीए सरकार को एक तरफा जनादेश हासिल हुआ है, जिसके बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल कर एक बार फिर टीडीपी का सत्ता में लौटने का रास्ता साफ हो गया है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटों पर नतीजों में जिस तरह एनडीए को एक तरफा जनादेश मिला है, उससे साफ है कि इस प्रदेश की जनता अपने पसंदीदा दल को चुनने में जरा भी संशय में नहीं रही। मतगणना से पहले एनडीए और वाईएसआर-सीपी पार्टी के बीच कड़े मुकाबले का जो अनुमान लगाया जा रहा था, उसे भी एक तरफा आए नतीजों ने पूरी तरह नकार दिया। एक बार फिर सत्ता में वापसी करती टीडीपी में जश्न का माहौल है। Our priority is to protect the state of Andhra Pradesh and to continue in its existence in the country. That's why we worked out in Andhra Pradesh and we have taken the alliance with NDA like Janasena and BJP. Got our victory that was fulfilled in the state of Andhra Pradesh. People also voted in favor of the NDA partners also. आंध्र प्रदेश में 2024 में एक ऐतिहासिक चुनाव हुआ है। इस ऐतिहासिक चुनाव में एनडीए अलायंस को विजय मिली है, विक्ट्री मिली है, जो कि टीडीपी, बीजेपी और जनसेना का था। एक प्रकार से सुपड़ा साफ हुआ है वाईसीपी की पिछली सरकार का, जो भ्रष्ट थी, जिसने कोई भी एक डेवलपमेंट के कोई काम नहीं किए थे। और आंध्रा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एनडीए को चुना और साथ ही साथ एक डबल इंजन सरकार का भी उन्होंने एक फायदा लेने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन को लेकर टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को फोन कर बधाई दी। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आंध्र प्रदेश ने एनडीए को असाधारण जनादेश दिया है। मैं राज्य की जनता को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू, पवन कल्याण गारू
और टीडीपी, जनसेना पार्टी और आंध्र प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस जोरदार जीत के लिए बधाई देता हूं। हम आंध्र प्रदेश की सर्वांगीण प्रगति के लिए काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में राज्य की समृद्धि हो। आंध्र प्रदेश में पिछले यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 175 में से 151 सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की थी, वहीं इस चुनाव में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब जनादेश को स्वीकारते हुए जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट के बाद टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को धन्यवाद करते हुए एक्स पर लिखा, धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। आंध्र प्रदेश की जनता की ओर से मैं आपको लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत पर बधाई देता हूं। आंध्र प्रदेश की जनता ने हमें शानदार जनादेश दिया है। ये जनादेश हमारे गठबंधन और राज्य के लिए इसके विजन में उनके भरोसे का प्रतिबिंब है। हम अपने लोगों के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण करेंगे और इसके गौरव को पुनः स्थापित करेंगे। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने 5वीं जीत को जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने वाली है और अगले 5 साल गरीब कल्याण के होने वाले हैं। 5वीं जीत जनता की है, क्योंकि 5 चुनाव मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके लड़ाए और जनता ने दिल खोलकर आशीर्वाद 5 चुनावों में दिया। ना केवल मेरी जीत हुई 5वीं बार, बल्कि हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जिसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को हमने लगातार जीता है। और यही कहना है कि 4 हमने मोदी जी की झोली में डाली हैं और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। देश एक बार फिर अगले 5 साल खूब विकास और तरक्की के देखेगा, गरीब कल्याण के देखेगा। मथुरा से भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी ने अपनी जीत पर जनता का धन्यवाद किया। हेमा मालिनी ने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि तीसरी बार उन्हें जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मेरे ऊपर पूरा विश्वास के साथ मुझे वोट दिया और मैं जीत गई। तीसरी बार मुझे आप सबकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ पे रहकर और भी काम करेंगे, जो जो अधूरा काम रह गया है उसका सब पूरा करने का अवसर मिल रहा है मुझे बहुत ही खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत को जीत का प्रमाण पत्र मिला। कंगना रनौत ने मंडी की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने पीएम मोदी और उनके सुशासन को चुना है। बहुत भावुक हूँ इस वक्त और खासकर सारी मंडी की जनता को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन को चुना और डेफिनेटली मेरे लिए पहली बार थी। और जैसा सब कहते हैं कि खास करके मंडी की सीट में बहुत ज़्यादा एक हॉट सीट बन के थी, वो तो एक मंडी के लिए ये एक अस्मिता का और स्वाभिमान का भी एक प्रश्न बन गया था। जिस तरह से मंडी के बेटियों को और हर तरीके से मंडी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। खैर, अब वो बातें सब हमारे पीछे रह चुकी हैं। महिलाओं को ये एक नया आत्मविश्वास देगा और मंडी जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत विकास करेगी। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने भाजपा के जयवीर सिंह को हराकर एक बार फिर से यहां सपा का कब्जा बरकरार रखा। जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए डिंपल यादव ने मैनपुरी की जनता का धन्यवाद किया। सबसे पहले तो मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया है और जिस तरह का साथ और आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। इसी के साथ समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी कि मैनपुरी का विकास आगे कैसे बढ़े। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट पर बाजी मार ली है। अपनी जीत पर उन्होंने तेलंगाना की जनता का आभार जताया है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी 2024 के चुनाव में लगातार 5वीं बार हैदराबाद से जीतने में सफल रहे हैं। मैं हैदराबाद की
पार्लिमानी हल्के की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ से अपने इत्तेहाद और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर 5वीं मर्तबा यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं तमाम आवाम का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से ख़वातीन का, महिलाओं का, कि उन्होंने अपनी वोट से और अपनी मोहब्बतों से यहाँ से एक तारीख़ी कामयाबी MIM पार्टी को दिलवाई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी यूसुफ पठान ने सियासत की पिच पर जोरदार आगाज किया है। यूसुफ पठान ने लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पश्चिम बंगाल के बहरामपुर सीट से जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी को हराने में सफलता पाई। मैंने जो वादे किए यहाँ के लोगों से, सबसे पहले मैंने वादा किया था कि यहाँ पे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा मैं। तो मैं सबसे पहले उन बच्चों के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा ताकि वो अपना जो सपना है, अपना जो फ्यूचर है वो बना सके, स्पोर्ट्स खेल सके अच्छे से। जो भी फील्ड में वो पार्टिसिपेट करना चाहे तो उनके लिए एक अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे बनाऊंगा। साथ साथ में उनसे वादे किए कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए जो काम करने तो वो करूँगा। और अब आपको मैं कहता हूँ कि अपनी यहीं पर रह के यहाँ के लोगों के लिए काम करूँगा। लोकसभा सचिवालय ने लोकसभा चुनाव 2024 में 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के स्वागत और पंजीकरण के लिए विशेष व्यवस्था की है। सांसदों के पंजीकरण के लिए डिजिटल पंजीकरण डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरे शहरों और क्षेत्रों से आ रहे सांसदों के लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर गाइड पोस्ट स्थापित किए गए हैं। सदस्यों के ठहरने के लिए वेस्टर्न कोर्ट, एनेक्सी हॉस्टल और राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के भवनों, अतिथि गृहों में अस्थायी आवास सुविधा उपलब्ध है। कागजी कार्रवाई कम करने और सदस्यों के पंजीकरण की औपचारिकताओं को सुगम बनाने के उद्देश्य से नवनिर्वाचित सदस्यों का पंजीकरण ऑनलाइन एकीकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। एकीकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में न केवल सांसद के बायो प्रोफाइल डाटा भर सकेंगे, बल्कि फेशियल और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर पहचान पत्र जारी करने के साथ ही लोकसभा सांसदों और उनकी पत्नी, पति को CGHS कार्ड जारी किए जाने की व्यवस्था की गई है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।